नमस्कार साथियों, पुनः आपके इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर आया हूं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहते हैं कि बाकी जो है दुर्ग वो गढ़ैया है और गढ़ तो चित्तौड़, तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ में गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इस चित्तौड़ दुर्ग की जो विशेषता है उसकी अगर मैं आपको बात बताऊं तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण जो कराया था वो चित्रांगद मौर्य ने कराया था। चित्रांगद मौर्य, ये जो चित्रांगद मौर्य है, इस चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी के अंदर इस चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कराया। 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण कराया, मगर इसे कर्नल जेम्स टोड ने केवल चित्रांग कहा है। तो चित्रांगद मौर्य 7वीं शताब्दी में चित्तौड़ का दुर्ग बनाता है, मगर कर्नल जेम्स टोड केवल इन्हें क्या कहते हैं? चित्रांग कहते हैं। ये राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। 3.8 किलोमीटर ये लंबा है और 0.8 किलोमीटर, यानी कि ऐसे कर दें तो 800 मीटर ये दुर्ग क्या है? चौड़ा है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा दुर्ग है, तो क्षेत्रफल में पहले नंबर पे कौन है? अपने चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ है, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी के अंदर कराया और इसे ही कर्नल जेम्स टोड ने चित्रांग कहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। 3.8 किलोमीटर लंबा है और 800 मीटर ये चौड़ा है। समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचाई के ऊपर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। ये जहां बना हुआ है उस पठार का नाम है मेसा का पठार, और जिस पहाड़ी पर बना है उसका नाम है चित्रकूट पहाड़ी। जो चित्रकूट पहाड़ी और मेसा के पठार के ऊपर अपने चित्तौड़ का किला है। 1850 फीट समुद्र तल से ऊंचा बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ की अपन बात करें तो चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है वो विशाल व्हेल मछली नुमा है, विशाल व्हेल मछली जैसा है, और उभरी हुई ईंट की आकृति का है, उभरी हुई ईंट की आकृति का। तो विशाल व्हेल मछली नुमा और उभरी हुई ईंट की आकृति का, जैसे विशाल व्हेल मछली है, यह ईंट बीच में से उभरी हुई है। इस तरह की चित्तौड़गढ़ की क्या है? इसकी संरचना है। चित्तौड़गढ़ इस तरह से अपने को दिखता है। चित्तौड़ की बात करें तो इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, इसे दुर्गों का तीर्थ कहा जाता है, इसे दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान का गौरव, दुर्गों का तीर्थ और दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग को त्याग एवं बलिदान की भूमि कहा जाता है। त्याग एवं बलिदान की भूमि चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है। इसे ही जौहर एवं साकों की नगरी कहा जाता है। तो जौहर एवं साकों की नगरी कहा जाता है, त्याग एवं बलिदान की भूमि कहा जाता है, और इसे राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। चित्तौड़ के बारे में अगर अपन इसके उपनामों की बात करें, किंवदंती प्रसिद्ध है गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है। और चित्तौड़ दुर्ग के उपनामों की बात करें तो विशाल, अपने जो राजस्थान का गौरव, दुर्गों का तीर्थ, दुर्गों का सिरमौर, त्याग एवं बलिदान की भूमि, जौहर एवं साकों की नगरी, और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। राजस्थान के अंदर उत्तरी प्रवेश द्वार बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को कहते हैं, जिसे उत्तर भंड किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार मेहरानगढ़ जोधपुर को
कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राजस्थान का उत्तरी प्रवेश द्वार भटनेर हनुमानगढ़ और मरुस्थल का प्रवेश द्वार मेहरानगढ़ जोधपुर। और मालवा जाने का रास्ता और गुजरात जाने का रास्ता होने के कारण राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार भी किसे कहते हैं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसका शासन है? चित्रांगन मौर्य का। और चित्रांगन मौर्य का जो वंशज होता है उसका नाम होता है मान मौर्य। और इस मान मौर्य को 734 ईस्वी में, मान मौर्य को 734 ईस्वी में पराजित करता है बप्पा रावल। और बप्पा रावल 734 ईस्वी के अंदर मान मौर्य को पराजित करता है और मेवाड़ की क्या करता है? स्थापना। तो 734 ईस्वी में पराजित करके मेवाड़ की स्थापना की है बप्पा रावल ने। किसको हराया था? मान मौर्य को पराजित किया था। चित्तौड़ जो है, इस चित्तौड़ को जौहर एवं साकों की नगरी कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग को जौहर एवं साकों की नगरी कहते हैं क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग के अंदर देखो साका क्या होता है? साका होता है जब किसी युद्ध के अंदर जब बाह्य सेना, आक्रमणकारी सेना बड़ी हो और अपने पास सैनिक कम हो, तब राजपूत दुर्ग के अंदर से उनको पता है कि अब तो मरना ही है, तब राजपूत योद्धा युद्ध में मरने के लिए भूखे भेड़ियों की तरह, उन्हें पता है कि अब हम मरेंगे, मगर 10 जनों को, 20 जनों को, 50 जनों को मार के मरेंगे। जब मरने की सोच के बाद में आदमी युद्ध में उतरता है तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। युद्ध जीतने के लिए नहीं, युद्ध मरने के लिए लड़ा जा रहा है। तब ऐसी जो स्थिति होती है उसे कहा जाता है केसरिया, क्योंकि केसरिया माना पहन के उस युद्ध में शामिल हुआ जाता है। राजपूत वीरांगनाएं अपने पतियों के तिलक लगाकर युद्ध के अंदर उनको भेजती है और खुद अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्निकुंड जलाती है और उस अग्निकुंड के अंदर आत्मदाह करती है। उस चीज को कहा जाता है जौहर। राजपूत जब युद्ध में मरने के लिए उतरते हैं केसरिया, राजपूत वीरांगनाएं जब अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्निकुंड में स्नान करती है तो जौहर, और जब केसरिया और जौहर साथ में होते हैं तब उस घटना को कहा जाता है साका। इस तरह से चित्तौड़ के अंदर 3 साके हुए हैं। चित्तौड़ में 3 साके हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी का एक भगोड़ा मंगोल था मोहम्मद शाह, तो उस मोहम्मद शाह वहां से भगा और दिल्ली से, और वो आके रणथंभौर सवाई माधोपुर चला जाता है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में वहां का जो शासक होता है उसका नाम हमीरदेव चौहान है, और ये हमीरदेव चौहान पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज चौहान का वंशज है। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी के हाथों हार हो जाती है, तब उसका पुत्र गोविंदराज चौहान रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है और उसी का वंशज होता है हमीरदेव चौहान। हमीर रासो उनकी वीरता का वर्णन है जो जोतराज सारंगधर ने किया। हमीरदेव चौहान के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। रणमल और रतिपाल की गद्दारी के कारण हमीरदेव चौहान की हार होती है। हमीरदेव के नेतृत्व में केसरिया, उसकी पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर होता है। इसलिए राजस्थान का जो प्रथम जो साका हुआ है, केसरिया भी हो गया और जौहर भी हो गया, वो होता है अपने रणथंभौर के अंदर। राजस्थान का जो प्रथम साका होता है रणथंभौर। ये रणथंभौर अपने सवाई माधोपुर के अंदर, और ये होता है 1301 के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत जाता है। ये राजस्थान का प्रथम साका, इसे कहा जाता है राजस्थान का प्रथम साका। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 3 साके होते हैं और जैसलमेर के अंदर 2.5 साके होते हैं। जैसलमेर में 2.5 साके, तो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है सोनारगढ़, और सोनारगढ़ अपने जैसलमेर। 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है सोनारगढ़, जैसलमेर।
राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर सवाई माधोपुर 1301 में। यहां पर हमीरदेव चौहान की जो पुत्री है पद्मा, वो पद्मा कुंड में आत्मदाह करती है, इसलिए इसे राजस्थान का एकमात्र जल जौहर भी कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 3 शाखे होते हैं। इन 3 शाखों में यही अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी आता है। और अगर अपन बात करें तो ये होता है चित्तौड़ का प्रथम शाखा, और चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है 1303 में। यहां पर आता है आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, और सामने होता है रतन सिंह। तो यहां का शासक रतन सिंह होता है और आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 8 माह का घेरा डालने के बाद भी जब दुर्ग को नहीं जीत पाता तो कूटनीति से संधि का छलावा देकर पद्मिनी को केवल दर्शन करके और निकलने की बात कहता है वो, और कूटनीति से रतन सिंह को बंदी बना लेता है। पद्मिनी का चाचा गोरा और पद्मिनी का भाई बादल के नेतृत्व में 1600 राजपूत पालकियों में बैठकर युद्ध करते हैं। रतन सिंह गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया होता है और पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 राजपूत रानियां जौहर करती है। तब यह घटना घटती है और इसे कहते हैं चित्तौड़ का प्रथम शाखा। चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा होता है, इस चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है और ये होता है 1534 में। राणा सांगा की हार हो जाती है खानवा के युद्ध के अंदर 1527 में। तब राणा सांगा के बाद उनकी जो पत्नी है उसका नाम है कर्मावती। कर्मावती ये शासन की बागडोर संभालती है और कर्मावती का पुत्र विक्रमादित्य उस समय शासक होता है। विक्रमादित्य और उसके छोटे भाई उदय सिंह, इन दोनों को कर्मावती बूंदी भेज देती है अपने ननिहाल में, और आक्रमण होता है उस समय बहादुर शाह गुजरात का। बहादुर शाह गुजरात का इस समय युद्ध से पहले कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है, मगर हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर पाता। तब कर्मावती के नेतृत्व में जौहर होता है और देवलिया, ये देवलिया है, देवलिया प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम। तो देवलिया जो प्रतापगढ़ है यहां का है बाघ सिंह। देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह के नेतृत्व में यहां पर केसरिया होता है और कर्मावती के नेतृत्व में यहां पर जौहर होता है। यह चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहलाता है। चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा है, वो चित्तौड़ का तीसरा शाखा ये 1567 में अकबर आक्रमण करता है और 1568 में यह घटना घटती है। तो इस समय अपने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह होते हैं और उनके खिलाफ आक्रमण करता है और वो होता है अकबर। तो तीसरा शाखा 1568 के अंदर उदय सिंह और अकबर के मध्य ये युद्ध होता है। उदय सिंह अपने विश्वस्त सरदारों के साथ में चित्तौड़ को छोड़कर गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं और दुर्ग की जिम्मेदारी जयमल राठौड़ और फतेह सिंह सिसोदिया को दी जाती है, जिन्हें शॉर्ट में जयमल और फत्ता के नाम से जाना जाता है। आक्रमणकारी अकबर होता है। जयमल और फत्ता के नेतृत्व में इस युद्ध में केसरिया होता है और उनकी जो रानी है फतेह सिंह की फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर होता है। कल्लाजी राठौड़ जयमल को कंधे पर बिठाकर भयंकर युद्ध लड़ते हैं और इतिहास में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये होता है चित्तौड़ का तीसरा शाखा। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 3 शाखे हुए। शाखा कहा जाता है जब केसरिया और जौहर साथ में होता है तब उसे शाखा कहते हैं। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 3 शाखे होते हैं। चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और यहां पर रतन सिंह शासक होता है। रतन सिंह गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया और पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 राजपूत रानियों द्वारा जौहर किया जाता है। चित्तौड़ का यह पहला शाखा होता है मगर राजस्थान का दूसरा।
क्योंकि पहला रणथंभौर में, मगर राजस्थान का सबसे बड़ा साका होता है। 1600 राजपूत रानियां जब एक साथ जोर करती है, इस इतिहास के अंदर कहीं ऐसी घटना नहीं मिलती जहां पर 1600 राजपूत रानियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्निकुंड के अंदर आत्मदाह किया हो। इसलिए इस मेवाड़ की धरती को त्याग एवं बलिदान की भूमि और जौहर एवं साकों की नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा साका होता है 1534 के अंदर। राणा सांगा की हार के बाद में उनकी पत्नी कर्मावती के नेतृत्व में चित्तौड़ दुर्ग की बागडोर संभाली जाती है, जब बहादुर शाह गुजरात चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है। कर्मावती अपने पुत्र, जो उस समय शासक होता है, विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज देती है अपने पीहर में, और देवलिया के, जो देवलिया बाद में प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाएगा, 1699 में प्रताप सिंह इसकी स्थापना कर देगा। उसके बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है और कर्मावती के नेतृत्व में जौहर होता है। ये चित्तौड़ का दूसरा साका। चित्तौड़ का जो तीसरा साका है वो 1567-68 में होता है। 67 में आक्रमण होता है और 68 में घटना घटती है उदय सिंह और अकबर के समय। उदय सिंह अपने विश्व सरदारों के साथ में गोगुंदा चले जाते हैं, वहीं पर उनका निधन होता है और 1572 में 24 फरवरी 1572 में महाराणा प्रताप का वहीं पर राज तिलक होता है। दुर्ग की जिम्मेदारी उदय सिंह जयमल और फत्ता को सौंपते हैं। तो जयमल और फत्ता के नेतृत्व में केसरिया होता है और फतेह सिंह की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर होता है। ये चित्तौड़ का तीसरा साका। राजस्थान के अंदर पहला साका रणथंभौर सवाई माधोपुर 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है हमीरदेव चौहान पर। हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया होता है, उनकी पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर होता है। तो ये राजस्थान का प्रथम साका। और हमीरदेव की पुत्री पद्मा जल में आत्मदाह करती है, इसलिए इसे एकमात्र जल जौहर भी कहा जाता है। 2.5 साकों के लिए अपना सोनारगढ़ जैसलमेर प्रसिद्ध है। अब चित्तौड़ दुर्ग की अगर बात करें अपन, तो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो कुल दरवाजे हैं, उन दरवाजों की संख्या है 7। चित्तौड़ दुर्ग के 7 दरवाजे। चित्तौड़ दुर्ग में 7 दरवाजे। चित्तौड़ दुर्ग के जो 7 दरवाजे हैं उसमें सबसे ऊपर है, उसका नाम है रामपोल। रामपोल। तो रामपोल है वो पहला दरवाजा है। दूसरे दरवाजे का नाम है लक्ष्मण पोल। लक्ष्मण पोल। पोल अपने यहां पर दरवाजों को कहा जाता है। फिर एक जो पोल है उसका नाम है जोरला पोल। एक जो दरवाजा है इस दरवाजे को कहा जाता है बड़ी पोल, जिसको गणेश पोल के नाम से भी जानते हैं। गणेश पोल, और यही बड़ी पोल के नाम से भी जानी जाती है। फिर एक दरवाजा है, इस दरवाजे का नाम है भैरव पोल। भैरव पोल। फिर एक दरवाजा है जिसका नाम है हनुमान पोल। ये हनुमान पोल है, हनुमान पोल, और ये भैरव पोल है। और ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे पर 1567-68 में जब आक्रमण होता है तब इस गलियारे में इतना खून बहता है कि यहां पर एक भैंस का बच्चा जो यहां से क्रॉस कर रहा होता है वो उस खून में बह जाता है, इसलिए इसको पार्डन पोल के नाम से जाना जाता है। पार्डन पोल। तो 4 देवता या भगवान हो गए, 5 देवता या भगवान हो गए, राम पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, भैरव पोल और गणेश पोल। इसके अलावा 2 दरवाजे साथ में बने हैं, इसलिए इसे जोड़ला पोल कहते हैं और पार्डन पोल। तो राम पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल और पार्डन पोल, ये अपने चित्तौड़ दुर्ग के 7 दरवाजों के अंदर, ये अपने चित्तौड़ दुर्ग के 7 दरवाजे। जयपोल मेहरानगढ़ जोधपुर का मुख्य दरवाजा। अखेपोल सोनारगढ़ जैसलमेर का मुख्य दरवाजा। नवलखा द्वार रणथंभौर सवाई माधोपुर का मुख्य दरवाजा। अलई दरवाजा जालोर दुर्ग का मुख्य दरवाजा। अलई दरवाजा जालोर, नवलखा द्वार रणथंभौर सवाई माधोपुर, जयपोल
मेहरानगढ़ जोधपुर, अक्षयपोल सोनारगढ़ जैसलमेर और हल्लापोल कुंभलगढ़ राजसमंद के मुख्य दरवाजे का नाम है। और 7 जो दरवाजे हैं, डूंगरपोल, अवनीपोल और भैरवपोल आमेर दुर्ग जयपुर के दरवाजों के नाम हैं। अगर अपन बात करें तो पाटनपोल, भैरवपोल, हनुमानपोल, गणेशपोल, जोड़लापोल, लक्ष्मणपोल और रामपोल अपने चित्तौड़ जो दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजों के नाम है। चित्तौड़ दुर्ग जो है, ये चित्तौड़ दुर्ग की जो मुख्य विशेषता है, इस चित्तौड़ दुर्ग की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि इसका जो सुदृढ़ परकोटा है, इस परकोटे का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया। तो चित्तौड़ दुर्ग का परकोटा किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने। इसलिए आधुनिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। आधुनिक चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता महाराणा कुंभा। कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग का परकोटा बनाया। कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में कुंभा महल बनाया। तो ये जो कुंभा महल है, ये भी किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने बनाया। कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर एक मंदिर बनाया, जिस मंदिर को कहते हैं कुंभ श्याम का मंदिर। तो कुंभ श्याम का मंदिर कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने बनाया। यहीं पर कालांतर में मीराबाई बैठकर तपस्या करती थी, कीर्तन करती थी, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती थी, इसलिए यही मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इस कुंभ श्याम के मंदिर में एक साइड में एक मंदिर बना, उसको मीरा मंदिर कहा जाता है। तो कुंभ श्याम का मंदिर और मीरा मंदिर कहां पर है? तो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। मीराबाई के जो गुरु हैं उनका नाम है रैदास। तो रैदास की जो छतरी है वो अपने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही जो कल्लाजी राठौड़ जिन्हें 4 हाथों वाले देवता कहते हैं, उनकी छतरी भी है। तो यहां पर कोई संकेत है, तो यहां पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी। तो कल्लाजी राठौड़ की छतरी, रैदास की छतरी अपने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर नगीना बाजार है, नगीना बाजार। तो नगीना बाजार अपने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर अपने ये जैसे आपको सिंबल बन रहा है, ये संकेत अपने फतेह प्रकाश महल का है। फतेह प्रकाश महल, इस फतेह प्रकाश जो महल है, ये एक संग्रहालय के रूप में महाराणा फतेह सिंह के द्वारा बनाया गया। ये वही महाराणा है जिन्हें चेतावनीरा चूंटिया लिखकर केसरी सिंह बारहट ने भेजा था, 13 सोल्टे लिखकर भेजे थे, और महाराणा का स्वाभिमान जागा और दिल्ली दरबार में फतेह सिंह उपस्थित नहीं हुए थे। ये जो सिंबल है, तो अपन बात कर रहे हैं कि इसे कहते हैं नवलखा भंडार। तो नवलखा भंडार कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर, और इसका निर्माण बनवीर ने कराया था। नवलखा भंडार का निर्माण बनवीर ने कराया था। अगर अपन नवलखा की बात करें तो नवलखा जो दुर्ग है वो झालावाड़ के अंदर, नवलखा झील है वो बूंदी के अंदर, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर, नवलखा जो द्वार है वो रणथंभौर सवाई माधोपुर का मुख्य दरवाजा, और नवलखा जो भंडार है वो चित्तौड़ दुर्ग में है, जिसका निर्माण बनवीर ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कराया था। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, नवलखा दुर्ग झालावाड़, नवलखा झील बूंदी, नवलखा द्वार रणथंभौर सवाई माधोपुर का मुख्य दरवाजा, और नवलखा भंडार चित्तौड़ में, जिसका निर्माण कौन कराता है? बनवीर कराता है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर अपना जो प्रथम शाखा होता है, उसकी जो घटना है कि अलाउद्दीन खिलजी कूटनीति से रतन सिंह के समक्ष प्रस्ताव भेजता है कि मेरे को केवल पद्मिनी के दर्शन करा दो, 8 महीने हो गए हैं, तुम अंदर परेशान हो रहे हो, मैं यहाँ पर सेना डेरा डाल के मैं बाहर परेशान हो रहा हूँ, इस चीज को खत्म करते हैं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरे को एक बार सुंदरतम रानी सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे खूबसूरत पद्मिनी को केवल एक बार दिखा दो।
राजपूत सरदारों के द्वारा समझाने पर रतन सिंह अपनी इच्छा के विरुद्ध उस अलाउद्दीन खिलजी की बात को मानता है और इस तरह से चित्तौड़ दुर्ग के अंदर एक पद्मिनी महल बना हुआ है। और इस पद्मिनी महल के बाहर एक बारहदरी है। इस बारहदरी में यहां पर एक कांच लगाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी आता है, पद्मिनी महल के अंदर आती है और अलाउद्दीन खिलजी उसे कांच में देखता है और कांच में देखकर बाहर निकल रहा होता है। साथ में रतन सिंह उसके आता है और जब वो अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह सोचता है कि अब तो अपनी बात हो गई है, तो उसे बाहर छोड़ने जाता है और अलाउद्दीन खिलजी वहीं पर उसे गिरफ्तार कर लेता है और फिर दूसरा मैसेज चित्तौड़ दुर्ग में पहुंचाता है कि अब हमारे पास पद्मिनी को भेजो, तभी हम रतन सिंह को भेजेंगे। तब रतन सिंह गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया वाली घटना होती है। तो पद्मिनी महल कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। इसी तरह से गोरा और बादल शहीद होते हैं, तो गोरा और बादल के जो महल हैं वो भी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। गोरा व बादल के महल, तो गोरा और बादल के महल चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। पद्मिनी महल चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है और यहां पर पद्मिनी ने 1600 राजपूत रानियों के नेतृत्व में साका किया था, जौहर किया था, इसलिए यहां पर जौहर कुंड भी स्थित है। तो जौहर कुंड कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। जौहर है साकों की नगरी, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। जौहर मेला कहां पड़ता है? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। जौहर क्या होता है? जब राजपूत वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्निकुंड के अंदर स्नान करती है, तब उसे जौहर कहा जाता है। और राजपूत जब युद्ध में भूखे भेड़े की तरह मरने के लिए उतरते हैं, तब उसे केसरिया कहते हैं। और केसरिया और जौहर जब साथ में होता है, तब उसे अपन साका कहते हैं। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर एक मंदिर है जहां पर एक साथ 7 और 20, तो 7 और 20, इस तरह से 7 का तो हो गया 7 और 20 का 20, और देवरा यानी मंदिर है, इसलिए 720 देवरा। तो 720 देवरा कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है, जहां पर एक ही मंदिर में 27 जैन मंदिर स्थित है। तो एक ही प्रांगण में 27 जैन मंदिर स्थित होने के कारण 720 देवरा अपने कहां पर है? तो चित्तौड़ के अंदर। महाराणा कुंभा की बात की मैंने कि महाराणा कुंभा ने इसका परकोटा बनाया, महाराणा कुंभा ने कुंभा महल बनाया, महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम का मंदिर बनाया। महाराणा कुंभा की जो पुत्री है उसका नाम है रमाबाई, और उस रमाबाई की शादी के लिए संगमरमर की चौरी बनाई गई। संगमरमर की चौरी बनाई जाएगी। चौरी उसे कहते हैं जिसमें अग्निकुंड होता है और वहां पर पानी ग्रहण संस्कार होता है और वहां पर फेरे लिए जाते हैं, उस जगह को कहते हैं चौरी। चौरी, तो चौरी, तो ये चौरी है और इसका नाम पड़ा श्रृंगार चौरी। तो श्रृंगार चौरी कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर। किसने कराया निर्माण? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई, जिसका विवाह मंडलिक से हुआ था, इनकी शादी कराने के लिए संगमरमर की श्रृंगार चौरी का निर्माण कराया अपने चित्तौड़ के अंदर। श्रृंगार चौरी चित्तौड़ के अंदर है, जो कुंभा ने बनाई अपनी पत्नी रमाबाई, अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह के उपलक्ष्य में संगमरमर से। वर्तमान में यह श्रृंगार चौरी शांतिनाथ जी को समर्पित एक जैन मंदिर है, जिसका निर्माण कुंभा के दरबारी वेलोक ने कराया था। तो वेलोक ने, जो कुंभा का दरबारी था, इस श्रृंगार चौरी को वर्तमान में शांतिनाथ जी की स्मृति में एक जैन मंदिर बना दिया। मैंने आपको बताया कि इस चित्तौड़ दुर्ग के अंदर एक मंदिर है, जिस मंदिर को अपन कहते हैं समधीश्वर मंदिर। समधीश्वर मंदिर, ये जो समधीश्वर मंदिर है, ये बनाया था मोकल ने। समधीश्वर मंदिर मोकल ने बनाया। पहले ये जो मंदिर है, इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण का मंदिर कहा जाता था। चित्तौड़ दुर्ग पर
10वीं शताब्दी में शक्ति कुमार का शासन था और शक्ति कुमार के समय परमार राजा मुंज ने चित्तौड़ पर आधिपत्य कर लिया। परमार राजा मुंज का जो वंशज है परमार राजा भोज, उस परमार राजा भोज ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनाया। उस त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करता है मोकल और इसका नाम रख देता है समदेश्वर मंदिर। तो समदेश्वर मंदिर कहां पर है? अपने चित्तौड़ के अंदर। इसका निर्माता कौन है? मोकल। इसका पूर्व नाम क्या था? तो त्रिभुवन नारायण का मंदिर, जिसका निर्माण किसने किया था? तो परमार राजा भोज ने इसका निर्माण किया था। चित्तौड़ जो दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बहुत सारे कुंड है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कुंड है उस कुंड का नाम है गोमुख कुंड। गोमुख कुंड। ये जो गोमुख कुंड है, यहां पर गोमुख गाय के मुख से अजस्र धारा प्रवाहित हो रही है और वो कुंड हमेशा इस चित्तौड़ दुर्ग को पेयजल आपूर्ति करता है। इस गोमुख कुंड के अंदर एक प्राचीन जल यंत्र जिसे रहट कहा जाता है वो भी स्थित है। तो प्राचीन जल यंत्र रहट कहां पर है? गोमुख कुंड पर। यहां पर एक रत्नेश्वर कुंड है, रत्नेश्वर कुंड। यहीं पर एक भीमलत कुंड भी है। भीम ने लात मारी और कुंड बन गया। तो भीमलत कुंड और रत्नेश्वर कुंड ये कहां पर? अपने चित्तौड़ के अंदर। मान्यता के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण भीम ने कराया। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने कराया, जिसे चित्रांग भी कहा गया है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। मगर एक मान्यता के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? भीम ने कराया था। चित्तौड़ दुर्ग की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो विशेषता है कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का क्या कराया? निर्माण कराया। विजय स्तंभ को मैं बिल्कुल अलग से आपको समझाऊंगा, मगर यहां पर उसका थोड़ा बखान करना जरूरी है। तो मैं बिना लिखे आपको इसको केवल समझा देता हूं। विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर। विजय स्तंभ अपने आप में एक टॉपिक है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित है, इसलिए यहां बताना मेरे लिए जरूरी है। महाराणा कुंभा भगवान विष्णु का परम भक्त। कुंभा के जो पिताजी है उनका नाम है मोकल, जिसने इस समदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर जो भोज ने बनाया था। मोकल की हत्या कर दी थी चाचा और मेरा ने। उनके सहयोगी थे एका और महपा पौवार। एका और महपा पौवार भग जाते हैं चित्तौड़ से और मालवा, जिसकी राजधानी मांडू है, वहां के सुल्तान महमूद खिलजी के यहां पर शरण ले लेते हैं। इसलिए महाराणा कुंभा महमूद खिलजी को सबक सिखाने के लिए आक्रमण करता है और युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। यह सारंगपुर का युद्ध 1437 में होता है। किसके विरुद्ध होता है? मालवा के विरुद्ध। मालवा में किसके? महमूद खिलजी के विरुद्ध। महमूद खिलजी के विरुद्ध। तो मालवा के महमूद खिलजी को 1437 के युद्ध में महाराणा कुंभा क्या करता है? पराजित करता है और विजय की स्मृति में इस विजय स्तंभ का क्या करता है? निर्माण करता है। महाराणा कुंभा 1440 से 1448 तक इस विजय स्तंभ का निर्माण करता है। महाराणा कुंभा इस विजय स्तंभ को जो बनाता है, इसे विष्णु की स्मृति में बनाने के कारण इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। इसे गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। इसे हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी अच्छा बताया है। फर्ग्यूसन ने तो इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। ये 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है और इसके अंदर 157 सीढ़ियां हैं।
इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह खुदा हुआ है। विजय स्तंभ जो है, इस विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को राजस्थान का पहला डाक टिकट जारी किया गया। विजय स्तंभ जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और राजस्थान जो पुलिस है, इसका लोगो है। विजय स्तंभ की अगर अपन बात करें तो इस विजय स्तंभ जो 9 मंजिला है, तो इसी तरह का एक कीर्ति स्तंभ भी है जो जैन महाजन जीजा ने 11वीं-12वीं शताब्दी में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ जी को समर्पित करके बनाया था। तो ये जो स्थान है, इस स्थान को अपन कहते हैं कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ, तो कीर्ति स्तंभ अपने चित्तौड़ के अंदर है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी में जैन महाजन जीजा ने कराया था, आदिनाथ जी को समर्पित। ये एक जैन मंदिर है या जैन स्तंभ है। ये 7 मंजिला है। तो कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला और विजय स्तंभ 9 मंजिला। विजय स्तंभ, इस विजय स्तंभ के यहां पर एक शिलालेख लगा है। मैंने बताया किसी वंश की प्रशंसा के अंदर अगर कोई शिलालेख लिखा जाता है तो उसे अपन प्रशस्ति कहते हैं। तो जो विजय स्तंभ में जो प्रशस्ति लिखी हुई है उसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला जैन महाजन जीजा ने बनाया, आदिनाथ जी को समर्पित है, 11वीं-12वीं शताब्दी में बना, वो जैन स्तंभ है। जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ के यहां पर लगी हुई है। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखना शुरू किया था अत्रि भट्ट ने। अत्रि भट्ट को कहीं कहीं अभी कवि के नाम से भी जाना जाता है। इसे अत्रि भट्ट ने शुरू किया था और इसे पूरा किया था इसके पुत्र महेश भट्ट ने, और महेश भट्ट ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी लिखी थी। विश्व की सबसे बड़ी जो प्रशस्ति है वो राज प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे के ऊपर 9 चौकीपाल पर 25 काले संगमरमर के शिलालेखों के ऊपर लिखाई गई है, जिसका लेखन रणछोड़ भट्ट तेलंग ने किया था और राज सिंह ने उसे लिखवाया था। जगन्नाथ राय प्रशस्ति जगदीश मंदिर उदयपुर में है, कृष्ण भट्ट ने लिखी थी और जगत सिंह ने उसे लिखवाया था। रणकपुर प्रशस्ति पाली में जेता द्वारा रणकपुर प्रशस्ति पाली में जो कुंभा और बप्पा रवल, इनको अलग अलग बताया गया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ चित्तौड़ के यहां लिखी हुई है। इसे शुरू किया था अत्रि भट्ट अभी कवि ने और पूर्ण कराया था महेश भट्ट ने। इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर, जिसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, उसे विषम घाटी पंचानन बताया गया। विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान दिखाई देने वाला। तो ये कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। पूरा का पूरा एक वीडियो विजय स्तंभ पे बनता है, इतना जो महान है। ये अपन जो बात कर रहे हैं वो चित्तौड़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर रत्नेश्वर कुंड, भीमरथ कुंड है। यहां पर शिवाजी की जो कुलदेवी है उनका नाम है तुलजा भवानी। तो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर तुलजा भवानी का भी मंदिर है। तुलजा भवानी, तो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर एक और मंदिर है जिस मंदिर को कहा जाता है कालिका माता का मंदिर। कालिका माता का मंदिर, तो कालिका माता का मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में है, जो कहते हैं कि पहले यहां पर एक सूर्य मंदिर था। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जो सूर्य मंदिर है वो जालरापाटन झालावाड़ के अंदर है, जहां पर सूर्य भगवान ने घुटनों तक चमड़े के जूते हुए पहने हुए। एक सूर्य मंदिर अपने ओसिया जोधपुर में बताया जाता है और एक सूर्य मंदिर अपने चित्तौड़ के अंदर जो वर्तमान में कालिका माता के नाम से या कालिका माता के मंदिर के नाम से
प्रसिद्ध है। अपन जो बात कर रहे हैं वो चित्तौड़ दुर्ग के समग्र अध्ययन की बात कर रहे हैं। मैं वापस थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूंगा। चित्तौड़ दुर्ग 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य, जिसे चित्रांग भी कहा जाता है, उसने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कराया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। 3.8 किलोमीटर लंबा और 800 मीटर चौड़ा है। 1850 फीट समुद्र तल से ऊंचा है। मेसा के पठार और चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। बेटली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर है। बासंद्रा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ उदयपुर है। चिड़ियाटोक पहाड़ी के ऊपर अपने मेहरानगढ़ जोधपुर है और त्रिकुट पहाड़ी पर सोनारगढ़ जैसलमेर है। चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़ का किला विशाल व्हेल मछली नुमा और उभरी हुई ईंट की आकृति का है। इसके उपनाम में राजस्थान का गौरव, राजस्थान का तीर्थ, राजस्थान का सिरमौर जिला, त्याग और बलिदान की भूमि, जौहर एवं साकों की नगरी, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है मेहरानगढ़ जोधपुर, उत्तरी राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है उस भटनेर हनुमानगढ़ है। इस चित्तौड़ दुर्ग में 7 दरवाजे हैं। पाटन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। नवलखा द्वार रणथंभौर सवाई माधोपुर का मुख्य दरवाजा, जयपोल मेहरानगढ़ जोधपुर का मुख्य दरवाजा, हल्लापोल कुंभलगढ़ राजसमंद का मुख्य दरवाजा, अखेपोल सोनारगढ़ जैसलमेर का मुख्य दरवाजा। चित्तौड़ दुर्ग जो है, यहाँ का जो शासक होता है चित्रांगद मौर्य, उसका वंशज होता है मानमोरी। इस मानमोरी को 734 ईस्वी में बप्पारावल पराजित करता है और मेवाड़ की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। चित्तौड़ दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग के आधुनिक चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माता है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर कुंभा महल बनाया। इन्होंने कुंभ श्याम का मंदिर बनाया जो वर्तमान में मीरा मंदिर कहलाता है। कुंभा ने चित्तौड़ का जो ये महत्वपूर्ण मजबूत परकोटा है वो कुंभा ने बनाया। चित्तौड़ का जो सर्पिलाकार जो रास्ता है ये भी कुंभा ने बनाया। इसलिए आधुनिक चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता कुंभा को कहा जाता है। चित्तौड़ जो दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ अपने चित्तौड़ के अंदर है। महाराणा कुंभा ने मालवा के सूबेदार महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध 1437 में पराजित किया और विजय की स्मृति में 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण कराया। विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ, गरुड़ ध्वज, हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। विजय स्तंभ की जो तुलना है वो रोम के टार्जन टावर से फर्ग्यूसन ने की और कुतुब मीनार से भी अच्छा विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने बताया। विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया गया पहला 15 अगस्त 1949 को। विजय स्तंभ है ये 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है, 157 सीढ़ियां हैं और इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। अपने गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ की जो बनावट है गोगा जी के, वो बनावट मकबरे नुमा है और उसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा हुआ है, अल्लाह है लिखा हुआ है। विजय स्तंभ जो है, इस विजय स्तंभ की अगर अपन स्थिति की बात करें तो यहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की यहां पर मूर्तियां लगी हुई है। विजय स्तंभ के यहाँ पर एक प्रशस्ति लगी है जिसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं और कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखना शुरू किया था अत्रि भट्ट ने और पूरा कराया था महेश भट्ट ने। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ही राणा हमीर को विषमघाटी पंचानन कहा गया है और ये मेवाड़ी बोली के अंदर लिखी हुई है। जबकि कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ के अंदर है, 7 मंजिला है। जैन महाजन जीजा ने इसका निर्माण कराया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ जी को समर्पित है और एक ये जैन स्तंभ है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो जौहर कुंड है, जहां पर पद्मिनी ने जौहर किया था, यहीं पर पद्मिनी का महल है और यहीं पर गोरा और बादल के भी महल हैं। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर गोमुख कुंड है जहां पर प्राचीन जल यंत्र रहट स्थित है। यहाँ रत्नेश्वर कुंड भी है, भीमलत कुंड भी है। यहाँ पर कालिका माता का मंदिर है जो पहले एक सूर्य मंदिर था। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है, जहां पर भगवान सूर्य ने घुटनों तक चमड़े के जूते पहने हैं।
राजस्थान में एक सूर्य मंदिर ओसिया जोधपुर के अंदर भी है। चित्तौड़ जो दुर्ग है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो 27 जैन मंदिर एक ही प्रांगण में होने के कारण 27 देवरा अपने चित्तौड़ के अंदर है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। यहाँ पर शिवाजी की जो कुलदेवी है तुलजा भवानी, उनका यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर एक संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध है फतेह प्रकाश महल, वो भी चित्तौड़ में है। यहाँ पर बलवीर ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से नवलखा भंडार का निर्माण कराया, वो भी चित्तौड़ में। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, नवलखा दुर्ग झालावाड़, नवलखा झील बूंदी, नवलखा द्वार रणथंभौर सवाई माधोपुर का मुख्य दरवाजा और नवलखा भंडार अपने चित्तौड़ में, जिसका निर्माता बनवीर है। महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई, जो बहुत ही विद्वान या विदुषी महिला थी, जिन्हें वागेश्वरी के नाम की उपाधि मिली है, उनका विवाह कुंभा ने मंडलिक से कराया और उसके विवाह के समय उन्होंने परमानेंट एक संगमरमर की चौरी बनाई। चौरी होता है मंडप जहां फेरे कराए जाते हैं, पानी ग्रहण कराया जाता है, जहां अग्निकुंड होता है, उसको परमानेंट निर्माण कराया, वो श्रृंगार चौरी कहलाती है। श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है, जहां पर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। इसलिए जब जसवंत सिंह के पिता गज सिंह की मृत्यु आगरा में हो जाती है, तब उनका वहां पर भी राज तिलक किया जाता है। और इन राठौड़ों की परंपरा के अनुसार जसवंत सिंह को श्रृंगार चौकी के ऊपर बिठाकर मेहरानगढ़ में भी राज तिलक करते हैं। इसलिए राजपूताने में 2 बार राज तिलक कराने वाला जो शासक है वो जसवंत सिंह जोधपुर। तो श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ जोधपुर, जिसपे बिठाकर राजाओं का राज तिलक कहते हैं, और श्रृंगार चौरी जो कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई की शादी के समय चित्तौड़ में बनाई। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर त्रिभुवनारायण मंदिर है। उस त्रिभुवनारायण का मंदिर का जीर्णोद्धार कराता है मोकल और उसका नाम समदेश्वर मंदिर रखता है, वो भी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर नगीना बाजार है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर रेदास और कल्लाजी राठौड़ की छत्रियां हैं। कुंभा ने यहाँ पर कुंभा महल और कुंभ श्याम का मंदिर बनाया, जहां पर कालांतर में मीराबाई तपस्या करते थे, इसलिए इसे मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर, चित्तौड़ जो दुर्ग है इसलिए 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। 3 शाखों में शाखा क्या होता है, राजपूत जो शासक है या राजपूत जो लड़ाके हैं, राजपूत जो क्षत्रिय है, युद्ध में मरने के लिए उतरते हैं, तब उसे केसरिया कहते हैं। और उनकी पत्नियां अपने सतुति की रक्षा के लिए जब अग्निकुंड में स्नान करती है, वो जोहर कहलाता है, और दोनों साथ में जब घटना घटती है तो उसे शाखा कहते हैं। ऐसे चित्तौड़ में पहला शाखा हुआ था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के समय। दूसरा हुआ था 1534 में करमावती और बहादुर शाह के मध्य, जब करमावती के नेतृत्व में जोहर होता है और देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है। तीसरा शाखा 1568 में उदय सिंह और अकबर के समय होता है, जब उदय सिंह जयमल और फत्ता को दुर्ग की जिम्मेदारी संभाला देते हैं, तब जयमल और फत्ता के नेतृत्व में केसरिया होता है, और फतेह सिंह की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जोहर होता है, और ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है। पहला शाखा रणथंभौर सवाई माधोपुर में होता है 1301 में, जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और वहां का शासक होता है हम्मीरदेव चौहान। चित्तौड़ जो है वो 3 शाखों के लिए, मगर 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। सोनारगढ़ जैसलमेर 1 शाखा यहाँ पर नहीं हुआ है, केसरिया हुआ था मगर जोहर नहीं हो पाया था। चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान का ऐसा क्षेत्रफल का सबसे बड़ा दुर्ग है जहां पर कृषि की जाती है। जहां पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जहां कृषि की जाती है। चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। लिविंग पोर्ट कहा जाता है रिहायशी दुर्ग को, जिस दुर्ग के अंदर सबसे ज्यादा लोग स्थायी रूप से निवास करते हैं। ऐसा किला है चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो रिहायशी दुर्ग है वो है सोनारगढ़ जैसलमेर। सोनारगढ़ जैसलमेर त्रिकुट पहाड़ी पर है, और चित्तौड़ का जो किला है वो चित्रकूट पहाड़ी के ऊपर है, और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। यहां पर सुर सुंदर मूर्ति है, एक मंदिर है जहां पर मूर्ति है और उसका नाम है सुर सुंदर। तो सुर सुंदर जो मूर्ति है वो अपने राजस्थान में कहां पर है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। चित्तौड़ दुर्ग का जो पूर्वी एक गुप्त दरवाजा है, जिस दरवाजे का नाम है लाखोटा की बारी।
लाखोटा की बारी। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1 लाख रुपए देकर इस खिड़कियों को खुलवाया था, इसलिए इसे लाखोटा की बारी कहा जाता है। चित्तौड़ का जो किला है वो 2 नदियों के संगम पर स्थित है। एक नदी का नाम है बेड़च और एक नदी का नाम है गंभीरी। तो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर अपने चित्तौड़ का किला है। राजस्थान के अंदर 4 जल दुर्ग है जिसके चारों ओर पानी है। गागरोन दुर्ग झालावाड़, आहू और कालीसिंध नदी के किनारे के ऊपर, बेसरोडगढ़ चित्तौड़, चंबल और बामनी नदी के किनारे के ऊपर, मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़, परवन और कालीखाड़ नदी के किनारे के ऊपर, और शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर चंबल नदी के किनारे पर। यह राजस्थान के अंदर 4 जल दुर्ग है। नदी के किनारे पर स्थित होने पर मगर जल दुर्ग नहीं है। ऐसे में चित्तौड़ गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे के ऊपर है। जालोर दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे के ऊपर है। शेरगढ़ एक 12 में है जो परवन नदी के किनारे के ऊपर है। इस तरह से भी अपने को ध्यान में रखना होता है। प्राचीन शिल्प शास्त्र जो है उस पर आधारित है और प्राचीन शुक्र नीति के शिल्प शास्त्र के ऊपर जो आधारित है शुक्र नीति। शुक्र नीति तो शुक्र नीति के शिल्प शास्त्र पर आधारित है अपने चित्तौड़ का किला। इसलिए कहते हैं कि अकबर ने 20-20 मन बारूद के 4 सुरंगें बनाकर उसे ब्लास्ट किया, मगर चित्तौड़ दुर्ग को बिल्कुल भी खरोच भी नहीं पहुंच पाई थी। ऐसा शिल्प शास्त्र पर आधारित जो शुक्र नीति है उसके अनुसार बना हुआ जो शुक्र नीति में दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई गई है। चाणक्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है, जबकि कुंभा के जो प्रसिद्ध जो आश्रित विद्वान है मंडन, जिसने प्रासाद मंडन ग्रंथ लिखा है, उसमें दुर्ग निर्माण की 10 श्रेणियों के बारे में वर्णन किया है। चित्तौड़ दुर्ग का जो शुक्र नीति पर शिल्प शास्त्र पर आधारित है। इस तरह से ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ को जेता, नापा, पोमा और पुंजा वो इसके शिल्पी थे। तो ऐसा इन्होंने विजय स्तंभ बना दिया जो भारत के अंदर वर्तमान में, भारत तो क्या है विश्व प्रसिद्ध इस तरह की एक रचना है। रोम के टार्जन टावर से तुलना की थी फर्ग्यूसन ने। कर्नल जेम्स स्टोर ने तो इस विजय स्तंभ को अपने कुतुब मीनार से भी क्या बताया, अच्छा बताया था, या उससे भी इसे श्रेष्ठ बताया था। तो ये अपने राजस्थान के अंदर चित्तौड़ दुर्ग में आपके सामने लेके आया हूं। आपको इस चीज को अच्छे से समझना है। इस तरह का पूरा मैप आपको अपने हाथों से बनाना है। बहुत सारी चीजें होती है विद्वानों, बहुत सारा नॉलेज होता है, बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हो सकती है। मैं धीरे धीरे आपको इस चीजों का आपको शेयर कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए है इतना ही। धन्यवाद।